नमस्कार। जेस मैथ्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। थोड़ा सा वीडियो में बीच में कुछ दिनों के लिए गैप आ गया था, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू रहेगी सारी चीज़ें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा हो रही थी। तो अब सारी चीज़ें फिर से कंटिन्यू रहेंगी, डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अभी सीजीएल आने वाला है, तो सीजीएल से पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एडवांस मैथ्स पूरी ख़त्म कर दी जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का एक पोर्शन, और ज्योमेट्री में ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि जीरो से लेकर एंड तक, मतलब डिफिकल्टी लेवल जितना भी हाई हो सके, जो कुछ क्वेश्चन आने होंगे वो पूरी कोशिश रहेगी। मैं 100% ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चन हो सके। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नील से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से। अगर किसी ने कभी नहीं भी पढ़ी है ट्रायंगल तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं ट्रायंगल फॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगा और एंड तक जाऊंगा। ठीक है ना, आज पहला वीडियो है, तो जो लोग जीरो लेवल से हैं वो भी इसको आराम से देखें, रिवाइंड कर करके देखें, अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल जिनका एट स्टैंडर्ड है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन्होंने एट से मैथ्स छोड़ दी थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने आगे तक पढ़ी है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल या त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है ना, त्रिभुज। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है कि थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, ये मैंने एक ट्रायंगल खींचा, एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे ट्रायंगल। ठीक है ना, अब देखो एक मान लेते हैं, इसमें पॉइंट रख लेते हैं, इसके वर्टेक्स पे पॉइंट रख लेते हैं। ये एक लेंथ हो गई ए बी, ये एक लेंथ हो गई ए बी, ये एक लेंथ हो गई ए सी, एक लेंथ हो गई बी सी। तो ये एक साइड हो गई ए बी, एक साइड ए सी, एक साइड बी सी। तो तीन साइडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मिनट, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, तो क्या कोई भी तीन भुजाएं अगर आपको दे दी जाए, या मान लेते हैं कोई भी तीन लेंथ दे दी जाए, आप क्या ट्रायंगल बना लेंगे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी तुम 8 ले लो, और सी ए तुम 7 ले लो। चलो यहाँ तो ट्रायंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये लेंथ दे दी है। इस हिसाब से अगर तुम्हें कोई भी तीन लेंथ दे दिया, जैसे ए बी मैंने कोई एक लेंथ दे दी है तुम्हें 5 सेंटीमीटर, बीसी तुम्हें दे दिया 2 सेंटीमीटर, और सीए तुम्हें दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो क्या तुम इससे ट्रायंगल बना लोगे? बहुत बड़ी कंडीशन है। ये आता है मेनली ट्रायंगल फॉर्मेशन की कंडीशंस, या ट्रायंगल इनइक्वालिटीज इसको बोलते हैं। इसमें दो कंडीशंस आती हैं, अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसे ही नहीं है कि अगर हमको कोई भी तीन लेंथ दे दी जाए, या तीन लंबाई की कोई भी लकड़ी के टुकड़े दे दिए जाए, एक लेंथ ये हो गई, एक 5 सेंटीमीटर का लकड़ी का है, ये 2 का है, ये 3 का है, मिला दो इनको आपस में, ट्रायंगल बना दो, नहीं बनेगा। ध्यान रखना, उसके लिए कुछ ट्रायंगल की कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो फॉलो होंगी तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं फॉलो होगी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं उनको। तो उसको हम लिखने को लिख सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज या ट्रायंगल फॉर्मेशन कंडीशन। सबसे अच्छा है ट्रायंगल फॉर्मेशन कंडीशन। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन कंडीशन मतलब ट्रायंगल बनने की कंडीशंस क्या होगी, शर्तें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कोई भी तीन लेंथ से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, कोई भी तीन लेंथ से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ रफ कर दिया, लेंथ रफ कर दी हमने। ये अगर पॉइंट ए है, इसके सामने की साइड को हमने स्मॉल ए ले लिया, इसके सामने की साइड को हमने स्मॉल बी ले लिया, ये कैपिटल सी है, इसके सामने की साइड की लेंथ को हमने स्मॉल सी ले लिया। ठीक है ना, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक लेंथ है स्मॉल ए, एक लेंथ है स्मॉल बी, एक लेंथ है स्मॉल सी। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा? पहली कंडीशन है सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ
side of any side sum of length of any two side is sum of length of any two side is always greater than the third side। मतलब कोई भी दोनों साइडों की, कोई भी दो साइडों की जो सम आएगा, कोई भी दो साइडों की लेंथ का जो सम आएगा वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। पहली कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट। किन्हीं भी दो साइडों का जो सम आएगा वो हमेशा तीसरी साइड की लेंथ से ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमने यहां पर तुमसे कहा था कि ये मैंने तीन साइडें दे रखी हैं, एक है 5 सेंटीमीटर, एक साइड हो गई 5 सेंटीमीटर, एक साइड हो गई 2 सेंटीमीटर, एक साइड 3 सेंटीमीटर हो गई। सम ऑफ एनी टू साइड, मान लेते हैं इन दोनों को ऐड करें, 5 और 2 7 है, 7 तो 3 से ज्यादा है, बन जाएगा। क्लियर है? आपको लग रहा है कि इन दोनों को अगर लेके इससे देखें तो बन रहा है। लेकिन अगर जैसे ही हम यहां चेक करेंगे, ये देखो 3 और 2 5 होता है ना, 5 और 5 तो इक्वल हो गया ना, कहां ट्रायंगल फॉर्म होगा? मतलब ये कंडीशन सारी साइडों पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हम लेट कर रहे हैं, वैसे ट्रायंगल बनेगा नहीं, सिर्फ ऐसे लेट कर रहे हैं, ये 5 3 2 है, ये 5 3 2 है, ऐसे ट्रायंगल बनेगा नहीं, सिर्फ हमने लेट किया है। इन दोनों को ऐड किया, हाँ सही है भाई, दोनों 7 आ रहा है, 3 से ज्यादा है। इन दोनों को ऐड किया, 5 3 8 हो गया, 2 से ज्यादा है, बहुत सही। लेकिन जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, कहां सेटिस्फाई करेगा? क्लियर है ना, कहां सेटिस्फाई करेगा? तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू स्मॉलेस्ट साइड is always greater than the third largest side। sum of length of any two smaller side is always greater than the third side। सबसे आसान मेथड है, एक चेक कर लेना, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। तो मतलब किन्हीं भी दो छोटी साइडों की लेंथ का सम, किन्हीं भी दो छोटी साइडों की लेंथ का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, इसको ये चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना तो जरूरत नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनल लिखा रहेगा वो यही मिलेगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई ट्रायंगल फॉर्मेशन की, सेकंड पे बात करते हैं, दूसरी देखते हैं। पहली हो गई कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी होता है डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ any two side is always less than the third side। मतलब पहला है किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, पहला ये हो गया। दूसरा, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अब देखो, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो 3 ही तो आता है, 3 तो इसके बराबर हो गया भाई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो 1 है, 1 इससे छोटा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो 2 आ गया, 2 बराबर हो गया। तो ये जो मैंने साइडों की लेंथ लिख रखी है, इससे ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप दोनों चेक करें, आप किसी एक से ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है? इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया तुमको? हमने कहा कि 3 साइडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है ना? पहली कंडीशन ये होगी कि 3 साइडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो क्या कोई भी 3 साइड है? नहीं। उसके लिए ट्रायंगल फॉर्मेशन की आप 2 कंडीशन चेक करेंगे। पहली कि उनकी लेंथ कैसी होनी चाहिए कि उनमें से किन्हीं भी 2 साइडों को आप लीजिए, कोई भी 2 छोटी साइडों का सम लीजिए, वो हमेशा तीसरी से ज्यादा हो, और कोई भी 2 साइडों का डिफरेंस हमेशा तीसरी से कम होना चाहिए। जैसे अगर मैंने एक लेंथ लिख दी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैंने 8 7 6 लिख दिया तो क्या इससे ट्रायंगल फॉर्म होगा? क्या इससे ट्रायंगल फॉर्म होगा? देखो, किन्हीं भी 2 साइडों का सम, किन्हीं भी 2 छोटी साइडों का सम, 7 6 13 आता है, 13। क्या 8 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, कंडीशन सेट होगी। क्लियर है?
अब अगर आपको डिफरेंस चेक करना है, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि सम ऑफ एनी टू स्मॉलर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइडों का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा, तो 7 6 13, 13 8 से ज्यादा होता है, सही है। पहले ये सेटिस्फाई हो गई। दूसरा डिफरेंस, एक सेटिस्फाई हो गई, बन जाएगा ट्रायंगल। दूसरा देखते हैं। दूसरे में तुम्हारा कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अब डिफरेंस देखो, 8 और 7 के बीच का डिफरेंस आता है 1, 1 तो इससे छोटा है ये 6 से। 7 और 6 के बीच का डिफरेंस आता है 1, 1 8 से छोटा है। और 8 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आता है 2, 2 7 से छोटा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर देगी कंडीशन, ठीक है ना। मतलब ये अगर हम आपको तीनों साइडें देते हैं 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये तीन लेंथ की अगर हम आपको साइडें देते हैं तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा? तो हाँ, ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्लियर है? अब चलो हम कुछ इस पे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उस पे फोकस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक हम लिख लिया, हमने 3 7 4 लिख लिया। सेकंड लिख लिया 6 5 1 लिख लिया। थर्ड लिख लिया 10 12 15। फोर्थ 6 8 12। सब रैंडम नंबर है, हमने कोई ध्यान नहीं रखे हैं, सब रैंडम लेंथ है। और एक लिख लो 12 5 13। अब आपको चेक करना है क्या इसमें से कौन सी ऐसी लेंथ है, कौन सी ऐसी तीन साइडों की लंबाइयां हैं जिनसे ट्रायंगल बनेगा और कौन सी ऐसी है जिनसे नहीं बनेगा। तो पहला चेक करते हैं, सम ऑफ एनी टू स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बट यहां पर देखो, दो स्मॉलर साइड, एक 3 हो गई एक 4 हो गई, इनका सम जब करोगे तो 7, 7 तो 7 के बराबर है, तो कहां बनेगा? नहीं बनेगा भाई। 7 7 के बराबर आ गया, हमें तो ग्रेटर चाहिए था, 7 तो 7 के बराबर है, नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दो छोटी साइडों का सम, फिर 6 आ गया और ये 6 है, 6 और 6 के बराबर है। भाई दो छोटी साइडों का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए था, पर दो छोटी साइडों का सम तीसरी के बराबर हो गया, गलत आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं, दो छोटी साइडों का सम, दो छोटी साइडों का सम 22 आ रहा है, और जो 22 है वो ऑब्वियस सी बात है 15 से ज्यादा है। क्लियर है? ये तो पहली कंडीशन हो गई और बन गया, बस इसी में बन गया। पहले आपने चेक कर ली, बन गया। डिफरेंस देखना हो, देख लो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा 3 आया, 3 10 से छोटा होता है, सही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आया, 2 15 से छोटा है, सही। 10 और 15 के बीच का डिफरेंस 5 आया, 5 12 से छोटा है। इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म करेंगी कंडीशन। यहाँ देखते हैं, दो छोटी साइडों को जोड़ा, ट्रायंगल फॉर्म करेगा। यहाँ देखते हैं, दो छोटी साइडों को जोड़ा, ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि कोई भी तीन साइडों की लेंथ लेकर हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। पहला, उनमें से किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, उनमें से किन्हीं भी दो साइडों का डिफरेंस तीसरी से कम होना चाहिए। क्लियर है? ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा अगर इस तरह की लेंथ आपको मिलती है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ट्रायंगल फॉर्मेशन, एक हो गया फॉर्मेशन। फॉर्मेशन आपको समझ में आया कि फॉर्मेशन में कौन कौन सी है, दो कंडीशंस आई है कि शायद ये दिखे ना, यहां लिख लेते हैं। फॉर्मेशन में a प्लस बी ग्रेटर देन सी और a माइनस बी लेस देन सी, ये दो कंडीशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। आगे देखते हैं। तो ये तो फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल फॉर्मेशन की दो कंडीशन आपको पता चल गई हैं। अब ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अब ट्रायंगल फॉर्मेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं जो ट्रायंगल फॉर्मेशन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। सबसे पहले उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने सबसे पहले दो कंडीशंस देखी है ट्रायंगल फॉर्मेशन की, उसी पे बेस क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है जिसमें ए बी की लेंथ लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ए सी की लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 लिख लो या 9 लिख लो, ठीक। अब BC की लेंथ हम लिख लेते हैं x। अब आपसे क्वेश्चन कई तरीके से इसमें आता है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे रेंज पूछ ले, कि मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आ सकती है, ठीक है ना। फाइंड, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ x या फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x। मतलब समझो,
सबसे पहले तो आपको ये चीज पता है कि जो x होगा, पहली कंडीशन थी फॉर्मेशन की कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब ये है कि अगर इन दोनों को जोड़ा तो 15 जो है वो x से बड़ा आएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी ये है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो 9 और 6 के बीच का डिफरेंस आता है 3 और वो x से छोटा होगा। इसका मतलब तुम्हारे पास ये आ गया है कि x जो है वो 3 से बड़ा है। क्लियर है ना? इसका मतलब जो x है वो तुम्हारा 3 से बड़ा है और 15 से छोटा है। 15 से छोटा है। ये हो गई रेंज। अब इसमें ऑप्शन तुम्हारे ये आ सकते हैं, ऑप्शन इसमें कई आ सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो जाए, दूसरा ऑप्शन ये आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तीसरा ऑप्शन ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, सॉरी ऐसा क्या आ जाए तो सही है, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, इस तरह बहुत से ऑप्शन आ सकते हैं। बट ध्यान से देखना, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि इसकी रेंज कहां से कहां आएगी। तो तुम्हें पता है कि डिफरेंस से बड़ा आना चाहिए। डिफरेंस कितना आएगा? 9 और 6 के बीच का डिफरेंस आता है 3 से बड़ी आएगी x की वैल्यू और 15 से छोटी आएगी। एक क्वेश्चन तो ये आ गया रेंज का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन आ गया कि रेंज कहां से कहां तक होगी। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ x। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ x। मतलब x के सभी पूर्णांक मान बताइए। एक तो ये आ सकता है, x के सभी पूर्णांक मान बताइए। x के सभी इंटीजर वैल्यू बताओ। इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि फ्रैक्शन रूट नहीं चाहिए, फ्रैक्शन हमको नहीं चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरा पूरा अंक चाहिए हमको। क्लियर है? इधर देखो, आपको पता है कि जो x की वैल्यू है, आपको पता है कि जो x की वैल्यू है वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 3 से बड़ा इंटीजर नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यही तो आएंगे भाई। 3 से बड़ा इंटीजर नंबर कौन सा आ गया? तो 4 से स्टार्ट किया और 15 से छोटा होना चाहिए। तो 15 से छोटा तो 14 तक जाएंगे। इसका मतलब इसके कितने मान आ सकते हैं, कितनी वैल्यू आ सकती है x की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक क्वेश्चन ये बना कि x की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कि x का मान बताइए, निम्नलिखित में से x की क्या वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू आ सकती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन वो दे सकते हैं 15, दूसरा ऑप्शन 3 दे सकते हैं, फिर 7 दे सकते हैं और उसके बाद 2 दे सकते हैं। क्लियर है? तो तुम्हें पता है कि कोई ऐसा नंबर आएगा जो 3 से तो बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। कोई ऐसा नंबर आएगा जो 3 से बड़ा और 15 से छोटा होगा। इसका मतलब 3 से बड़ा तो 4 से 14 तक आपको जाना है। इसमें ये भी ना 4 में आता है, ये नहीं आता है, 3 आना नहीं है। 4 से 14 के बीच में कौन सा आता है? सिर्फ 7 आता है। ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरह पूछे जाते हैं। सबसे पहले 2 साइडें दे दी गई थी, तीसरी साइड के बारे में पूछा गया, तीसरी साइड को हमें x मिल गया। अब इसके बारे में कंडीशन हमसे पूछी गई कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो पता है 3 से 15 के बीच में लाई करेगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? आपने गिन लिए, कितनी वैल्यूज आएंगी। अगर कोई ऑप्शन दे दिया जाए इसमें x क्या हो सकता है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x का पूर्णांक मान क्या हो सकता है, x हो सकता है। एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, वो है तो यही, लेकिन इसमें पूछा जाता है कि इस तरह के सभी पूर्णांक मान वाले कितने त्रिभुज बन सकते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ whose side is integer value, the length of whose sides are in integer values। मतलब तुम्हें त्रिभुज इस तरह के कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे जिसकी सारी जो लंबाइयां होंगी वो पूर्णांक होंगी, कितने त्रिभुज फॉर्म होंगे। तो आपको 2 साइडें तो कंफर्म होंगी, एक 6 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा। 2 साइडें तो फिक्स है। सारी चीजें डिपेंड करेगी, सारी चीजें जो भी होंगी वो डिपेंड करेगी x की वैल्यू पर। भाई x की जितनी वैल्यू आएंगे उतने ट्रायंगल बनेंगे। 6 और 9 तो फिक्स हो गया ना, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा तुम्हारा 6, 9, एक साइड आ गई 4, एक ट्रायंगल ये बन सकता है। एक ट्रायंगल ये 6, 9, एक 5 आ सकता है।
इस तरह कुल कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ट्रायंगल। समझ में आया? टोटल 11 ट्रायंगल। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी ट्रायंगल फॉर्मेशन खत्म। अभी कुछ क्वेश्चन इसके बाद जब सारा पढ़ा लेंगे, टाइप ऑफ ट्रायंगल करा लेंगे, तो फिर क्वेश्चन इसी पे आएंगे, तब देखे जाएंगे उनको। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है नए बच्चों के लिए, जिन्होंने ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं कभी या बहुत पहले पढ़ा था, टाइम हो गया हो, तो इसीलिए अभी बिल्कुल जीरो लेवल वाला देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसकी साइड 8 है, इसकी साइड 5 लिख लेते हैं, ए बी सी। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहली है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तो आपको पता है कि इनके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, इनके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 3 आ गया। 3 नहीं लेंगे इस बार, यहां ले लो, 3 ले लो। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? इनके बीच का डिफरेंस आ गया 5। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी 5 से बड़ी होनी चाहिए। भाई कंडीशन थी कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 5। 5 हमेशा x से छोटा होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब देखो x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए और 11 से छोटी, और इंटीजर वैल्यू तो 5 से बड़ी 6 7 8 9 10 और 11 से छोटी, इतने ही आएंगी, इतनी वैल्यू आएंगी। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा कि जो x है वो तुम्हारा 5 से बड़ा आएगा और 11 से छोटा है। x की रेंज तो ये हो गई, 5 से बड़ा और 11 से छोटा, ठीक है ना। कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5। इस तरह के टोटल 5 ट्रायंगल बनेंगे जिनकी साइडों की लंबाइयां इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, जिनकी साइडों की लंबाइयां पूर्णांक होनी चाहिए। क्लियर है ना? ये ट्रायंगल फॉर्मेशन से कंडीशन होगी। चलो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं जिसमें रेंज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन से ये कंडीशन यहां पर हो जाती है। अब इसके आगे आते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म हो गया। भाई सबसे पहले तो हमने बताया कि ट्रायंगल क्या होता है, तो 3 साइडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो क्या कोई भी 3 साइडें? नहीं, जिसमें से 2 कंडीशन फॉलो करेंगी वो 3 साइडें। अब ट्रायंगल तो बन गया, तो ट्रायंगल कितने तरह के बन सकते हैं? भाई ट्रायंगल कितने तरीके के बन सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोणों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला आएगा तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? देखो कोई भी ऐसा ट्रायंगल, कोई भी ऐसा ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें, भाई एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल लेस देन 90 डिग्री, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं, इसको एंगल x लिख लो, इसको एंगल y लिख लो, इसको एंगल z लिख लो। तो एंगल x, एंगल y, एंगल z, ये तीनों जो एंगल हैं, एंगल x, एंगल y और एंगल z जो हैं, ये लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए।
ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। whose all angles are less than 90 degree, a triangle whose all angles are less than 90 degree are known as acute angle triangle। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। पहला त्रिभुज हो गया। सभी कोण का ध्यान रखना, सारे कोण कम हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद आता है तुम्हारा, सबने पढ़ा है ये वाला, समकोण त्रिभुज, समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ए बी सी। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो गया, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अगर ये 90 आ गया तो इन दोनों का सम 90 आएगा, जिसका मतलब इसमें से कोई एक 90 नहीं हो सकता, इन दोनों का सम 90 आएगा। तो ऐसा त्रिभुज, तुम्हें सिर्फ इतना देखना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है तो वो कहलाता है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। ये दूसरा हो गया। तीसरा तुम्हारा आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था, एक एंगल 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो जाता है ए बी सी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसका कोई एक कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री है, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण, सारे कोण 90 डिग्री से कम। दूसरा आता है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण, एक एंगल 90 डिग्री का। तीसरा तुम्हारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण का मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब आगे आते हैं 3 टाइप्स। पहला लिख देते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यहां पूरा फिर से लिख दे रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल में सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री, पहला हो गया। दूसरा आता है राइट एंगल, एक एंगल कोई भी 90 डिग्री के बराबर होगा, या एंगल बी लिख लो, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब कोणों के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार थे वो आपको पता चल गया। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के 3 प्रकार है, 1 2 3। आगे आते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार या त्रिभुजों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सबसे पहला तुम्हारा आता है विषमबाहु त्रिभुज। स्केलन, सबसे पहला तुम्हारा आता है स्केलन ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल विषम बाहु, जैसा नाम वैसा, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों लेंथ की लंबाइयां आपस में इक्वल नहीं होती हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों लेंथ की लंबाइयां आपस में अलग अलग होती हैं, वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज किसकी किसी भी लंबाई, मतलब किसी भी साइड की लंबाई आपस में इक्वल नहीं होती है, उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं ये 5 हो जाए, ये 6 हो जाए और ये 7 हो जाए। इस तरह का कोई भी ट्रायंगल बनेगा भाई, 5 अलग, 6 अलग, 7 अलग, इस तरह का जब कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो ये कहलाएगा स्केलन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। तो ये पहला हो गया।
दूसरा आता है समद्विबाहु आइसोसेलेस। समद्विबाहु जैसे नाम वैसे, समद्विबाहु मतलब कि समान दो भुजाएं। कोई भी दो साइडें जो आपस में इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी लेट कर लेते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। अगर ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 ही होगी। ये कुछ भी हो सकती है, 9, 10, 11, 12, जो समझ में आए। क्लियर है ना? कोई भी दो साइडें जिनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, कोई भी दो साइडें जिनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, वो कहलाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद लास्ट में आता है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा नाम, समबाहु, सभी भुजाएं बराबर, सारी साइडों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। मतलब ये तीनों साइडों की लेंथ अगर आपस में बराबर है तो उसे बोलते हैं समबाहु। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है ना? समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह के तुम्हारे साइडों पे एंगल के बेसिस पर भी 3 ट्रायंगल हैं, बेसिस ऑन साइड, साइडों के आधार पर भी 3 ही ट्रायंगल होते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमने फॉर्मेशन देख लिया। फॉर्मेशन में 2 कंडीशन बनी कि सम ज्यादा होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए। उसके बाद जब ट्रायंगल बन गया तो कितने तरीके के ट्रायंगल बन सकते हैं? साइडों के बेसिस पर 3 तरीके के, एंगल के बेसिस पर 3 तरीके के ट्रायंगल बन सकते हैं। क्लियर है ना? अब ट्रायंगल की कुछ बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने बहुत सालों से ट्रायंगल नहीं पढ़ा है या जिनका बेस 8th रहता है, इसीलिए हम लोग ट्रायंगल छोड़ देते हैं कि छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाती हैं, या बताई जाती है तो उस वक्त इतने एज कम होती है कि ध्यान नहीं देते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, कुछ बहुत ही ज्यादा छोटी कंडीशंस होंगी ट्रायंगल पे, जिनको लिखना की जरूरत उतनी नहीं है, इनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला कि अगर ये ट्रायंगल है तो सबको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल या ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे ये एक पॉइंट, ये ए बी सी, हम इसको लिखेंगे एंगल ए, इसको हम लिख लेते हैं एंगल ए, इसको हम लिख लेते हैं एंगल बी, और इसको लिख लेते हैं एंगल सी। ये साइन होता है एंगल का। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के किन्हीं या त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल आता है 180 डिग्री। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी पे आते हैं, ध्यान से देखो जरा, दूसरी पे बात करते हैं। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। बाह्य कोण सबसे बड़ी कंडीशन है कि ये बाह्य कोण बनते कैसे हैं। देखो बहुत आसान सा सिंपल सा मेथड बताते हैं। जहां कहीं भी, जैसे त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल, जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल तुम्हें बनाना है, जैसे यहां पर तुम्हें एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करना है, तो तुम दो साइडें जहां मीट कर रही है उसमें से एक साइड को रोक दो, एक को बढ़ा दो। मन करे तो इसको बढ़ा दो, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर मान लो तुमने इसको नहीं बढ़ाना और इसको बढ़ा दिया तुमने, इसको रोक दो, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है? वैसे ही यहाँ अगर इस साइड को ऐसे बढ़ा दो तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस साइड को ऐसे बढ़ा दे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो दो साइडें, किसी ट्रायंगल की दो साइडें जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहां पर एक को रोक दो और दूसरी को बढ़ा दो, उसके रिस्पेक्ट में ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब ये देखो, ये साइड है, ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ का है, ये साइड है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ का होगी। तो कंडीशन ये है कि सम ऑफ एनी, देखो एक चीज और है, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अब अगर ये तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो, अगर ये मान लेते हैं हमारा ये पूरा एंगल इधर वाला, ये पूरा 180 है, ये पूरा एंगल 180 है, और हम इसको अगर सी लिख रहे हैं, इसको अगर हम सिर्फ सी लिखते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस सी हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम सिर्फ इसको लिखते हैं तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा।
इसको लिखना चाहे इसको 180 माइनस, तो ये सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले इतना ध्यान दो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी वाय कोणों का योगफल 360 डिग्री। अच्छा, एक चीज और, वाय कोणों का योगफल सिर्फ त्रिभुज का ही नहीं, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के या किसी भी बहुभुज के वाय कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होता है। सिर्फ त्रिभुज के केस में नहीं है कि त्रिभुज के वाय कोणों का योगफल 360, किसी भी बहुभुज, भाई त्रिभुज 3 भुजाएं हो गई, बहु 4 भुजाएं, चतुर्भुज हो जाएगा, पंचभुज 5 भुजाएं। तो बहुभुज का मतलब जिनमें 2 से ज्यादा भुजाएं होती हैं उनको बहुभुज बोलते हैं। ऐसा फिगर जिसमें मोर देन 2 साइड होती है उसे बहुभुज बोलते हैं। तो मोर देन 2 साइड त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है। क्लियर है ना? तो किसी भी बहुभुज के सभी वाय कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो त्रिभुज की कंडीशन हमने देख ली पहला कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 कंडीशन तुम्हारी यहां पर होगी। आगे आते हैं। इधर देखो, अगर मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, क्लियर है ना? ये एक ट्रायंगल है ABC, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है और ये तुम्हारा इधर एक्सटीरियर एंगल। इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को जहां पर मीट किया इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इसको डी लिख लेते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इसको थीटा लिख लो, जो मन गया वो लिख लो। अब ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा, क्लियर? तो किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। कैसे? इसको मान लेते हैं एंगल ए, इसको मान लेते हैं एंगल सी। ये एंगल सी है, ये एंगल ए है। तुम्हें पता है कि इन सभी एंगल्स का सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर है ना? अगर हम सिर्फ एंगल ए और एंगल सी की बात करें तो एंगल ए प्लस या एंगल बी को अगर हम लिखना चाहें तो एंगल बी को क्या हम 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। इसको 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो गया तुम्हारा। अब अगर ये देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब थीटा प्लस 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। ये थीटा हो गया, ये 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये से कैंसिल आउट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी। ये बहुत बड़ी एक कंडीशन है जो बहुत छोटी है लेकिन कई क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। क्या है कंडीशन? कि सम ऑफ एनी एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, किसी त्रिभुज में वाय कोण अंतः समूह कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये वाय कोण ले रहे हो, ये मान लो थीटा है, तो ये थीटा जो आएगा एंगल थीटा, ये एंगल बी और एंगल सी के बराबर आ जाएगा। किसी त्रिभुज में वाय कोण अंतः समूह कोणों के योगफल के बराबर होता है। इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर हम मान लो ये एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं तो मान लो हम कोई और एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, जैसे हमने ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले लिया, ये थीटा ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये थीटा होगा तुम्हारा एंगल ए प्लस एंगल सी। ये थीटा एंगल ए और एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं कोई और एक्सटीरियर एंगल तुम्हें चाहिए, जैसे यहां से इसको खींच लेते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं, ये ए बी सी, तो ये थीटा है अगर, तो थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। एक्सटीरियर एंगल मैंने तुम्हें बताया कि जहां पर दोनों साइडें मीट होती हैं, किसी एक साइड को रोक दो, दूसरी को बढ़ा दो, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ना? तो तुमने यहां पर चेक कर लिया 3 कंडीशन। पहला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दूसरा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360, किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री आता है। किसी त्रिभुज के सभी वाय कोणों का योगफल आता है 360 डिग्री। 2 कंडीशन हो गई। किसी त्रिभुज में वाय कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है।
ये तुम्हारी तीसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, चल नेक्स्ट आते हैं। अब कुछ छोटी सी बातें और जिनको नोट करने की जरूरत नहीं है, उनको बस सुन लो। अच्छा, किसी त्रिभुज में, किसी एक ही त्रिभुज की बात करें, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है। मतलब ये है, अगर ये ट्रायंगल है तुम्हारा, जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है तुम्हारा ABC। पहला मैंने बोला कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का समूह कोण भी सबसे बड़ा होता है और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी होता है। तो हम ये पहले लिख लें कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की भुजा सबसे बड़ी होती है। जैसे मान लेते हैं ये है तुम्हारा 120 डिग्री, ये तुम्हारा है 30 डिग्री, नहीं बराबर आ जाएंगे, ये तुम लिख लो 50 डिग्री और ये लिख लो 10 डिग्री। क्लियर है ना? तो अगर तुमसे ये बोला जाए कि इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई कहे कि 120 डिग्री की साइड कौन सी है, तो अगर ये एंगल ले रहे हो तो इसके अपोजिट वाली साइड इस एंगल की साइड बोली जाती है। तो एंगल ए की साइड कौन सी आएगी? वो BC आएगी। तो अगर एंगल ए सबसे बड़ा है, अगर इसमें देखा जाए एंगल ए सबसे बड़ा है, तो BC सबसे बड़ी साइड होगी। BC इज ग्रेटर देन, दूसरे नंबर पे कौन आता है? एंगल B। एंगल B 50 डिग्री, उसकी साइड कौन सी है? AC। जो एंगल लेंगे उसकी अपोजिट साइड, ये एंगल है इसकी ये साइड अपोजिट, इसकी साइड एंगल 50 की साइड कौन सी है? वो AC है। एंगल 10 की साइड कौन सी है? वो AB है। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? AC आएगा। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? 10 सबसे छोटा है, वो AB आ जाएगा। क्लियर है ना? इसको नोट करने की जरूरत है तो नोट कर लो, नहीं तो फिर देख लो, बस बार बार बस देखते रहना। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, और वाइसे वर्सा मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है। जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं, ट्रायंगल ये लिख लिया हमने ABC, ऐसे बनाएंगे, और ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसा लिख लेते हैं। क्लियर है ना? ये 10, 5 और 6 हो गया। अब हम यहां पर ये कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 10। तो इसके सामने का कोण कौन सा आ जाएगा? तो एंगल C लार्जेस्ट एंगल या ग्रेटेस्ट एंगल, एंगल C सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? सबसे छोटी साइड कौन सी है? एंगल B सबसे छोटा एंगल होगा। क्लियर है? अब इस पे कुछ कंडीशंस है, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन तो नहीं कह सकते लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है। जैसे मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल हो गया। हमने तुमसे कहा कि सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी। क्लियर है ना? सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी, और इसका उल्टा सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं यहां पर दो साइडें दे रखी बराबर, AB इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब क्या है? अगर AB इज इक्वल टू AC है तो AB के सामने की एंगल कौन सा आ जाएगा? साइड AB के सामने का एंगल आया C, तो एंगल C, और AC के सामने का एंगल क्या आ जाएगा? एंगल B। तो एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। इसका मतलब किसी त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। किसी भी त्रिभुज में बराबर कोण मतलब एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C उनकी अपोजिट साइडें बराबर, उनके अपोजिट एंगल भी बराबर। ठीक है? और इसका उल्टा भी होता है। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC, ये अगर 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री, या ऐसे लिख लो, इधर रही, ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। अब 40 डिग्री, इसमें 40 डिग्री के सामने एंगल A की साइड कौन सी हो जाएगी? BC हो जाएगी। भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है कि नहीं है? दोनों 40-40 डिग्री। एंगल A की साइड कौन सी बोली जाएगी? BC। एंगल A की अपोजिट कौन सी साइड है? सामने वाली साइड उसकी साइड होगी, और इधर कौन सी साइड हो जाएगी? AC। ये आपस में बराबर होगी। अगर दो एंगल बराबर तो दो साइडें बराबर। क्लियर है? किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो दोनों साइडें बराबर होंगी। जैसे अगर ये कोई एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बना है ABC, और आपसे बोल दिया जाए कि एक्सटीरियर एंगल B आपको दे दिया जाए 80 डिग्री। क्लियर है ना?
एक्सटीरियर एंगल आपको दे दिया जाए 80 डिग्री और आपसे पूछ लिया जाए कि इस एंगल को बताइए, ये एंगल ये बताइए ये कितना होगा। अब आपको ये चीज पता है कि एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहले तो ट्रायंगल में आओ। ट्रायंगल में क्या तुम्हें ए बी और ए सी नहीं दे रखे बराबर, ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं भाई। ट्रायंगल में तुमको दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। इसको देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अब ए बी के सामने का एंगल कौन सा आएगा, एंगल सी, तो एंगल सी। और ए सी के सामने का एंगल कौन सा आ जाएगा, ए सी के सामने का एंगल आएगा एंगल बी, तो एंगल सी और एंगल बी बराबर हो गए। क्लियर है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं भाई। ये तुमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये एंगल 80 डिग्री है और ये पूरा 180, ये वाला 100 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये एंगल हो गया 100 डिग्री। 100 इसके सामने, तो इसके सामने भी ये कितना हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया। एक्सियल एंगल हमें थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, हम 150 डिग्री ले लेते हैं। अगर हमने इसको 150 ले लिया तो ये कितना बचा तुम्हारा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ना। और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 हो गया तो ये अपने आप तुम्हारा आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। क्लियर है। चलो बस, सबसे पहले फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन के बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल हो गया। उसके बाद कुछ कंडीशंस थी कि सबसे बड़े ट्रायंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे बड़े किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बराबर बड़ी होगी, और अगर दो साइडें आपस में बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है और ये एंगल 150 डिग्री है। अब ये तुमको पता है स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, ये 150 है, ये 30 हो जाएगा। इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है। अब अगर ये इसके सामने 30 डिग्री है तो इसके सामने ये 30 डिग्री होगा। और किसी भी ट्रायंगल में सभी कोणों का योगफल आता है 180, तो ये 120 और 30 और 30 60, 60 120 180 हो जाता है। इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है। ये सब तो तुम्हारी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल जीरो लेवल से है, ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और वो लेवल आएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका होगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।